जी आगे बढ़ते हैं। तो अनुक्रम दोबारा मैं पढ़ता हूं। अनुक्रम दो प्रकार के होते हैं। अनुक्रम दो प्रकार के होते हैं। एक परिबद्ध यानी बाउंडेड, और एक अपरिबद्ध। यानी अनबाउंडेड। मैंने अभिसारी और अपसारी में तो अनुक्रम को डिवाइड कर दिया है। अब अनुक्रम को डिवाइड कर रहे हैं कि या तो कोई अनुक्रम परिबद्ध होगा या अपरिबद्ध होगा। अगर परिबद्ध है कोई अनुक्रम तो आपने एक थ्योरम पढ़ी है, बोल्जानो-वीर्स्ट्रास थ्योरम। वो थ्योरम क्या कहती है? इसका कम से कम एक सीमा बिंदु होगा। यानी अगर परिबद्ध है या तो अद्वितीय सीमा बिंदु, यहां आप लिख सकते हैं बाय बोल्जानो-वीर्स्ट्रास थ्योरम। ये बात मैं जो बोल रहा हूं कि उसका कम से कम एक सीमा बिंदु होगा, या तो अद्वितीय सीमा बिंदु यानी यूनिक लिमिट पॉइंट, या एक से अधिक सीमा बिंदु, मोर देन वन लिमिट पॉइंट। एक से अधिक सीमा बिंदु। एक से अधिक सीमा बिंदु। अगर एक सीमा बिंदु है तो क्या होगा? एक ही सीमा बिंदु है। अनुक्रम परिबद्ध भी है, उसका एक ही सीमा बिंदु है, इसका मतलब वो सीमा बिंदु क्या होगा? सीमा हो जाएगी। और जो सीक्वेंस की सीमा होती है, सीक्वेंस उसी संख्या की तरफ कन्वर्ज कर रहा होता है। तो ऐसी सीक्वेंस क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने क्या बोला था, कल सीमा की परिभाषा पढ़ी थी। अगर L एक वास्तविक संख्या है, उसको सीक्वेंस की सीमा कब बोलेंगे? यदि n के बाद की सभी टर्म के लिए, m के बाद की सभी टर्म के लिए, यानी xn L की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे n को बढ़ाते जा रहे हो। तो इस हम कहते हैं xn की सीमा L है, या xn L को अभिसरित है, कन्वर्ज कर रहा है। अगर एक ही सीमा बिंदु होता है और अनुक्रम परिबद्ध भी होता है, एक ही सीमा बिंदु हो, एक ही सीमा बिंदु होने का मतलब क्या है? अनुक्रम परिबद्ध यानी अनुक्रम की सारी टर्म a और b के बीच में। अगर उसका एक ही सीमा बिंदु है, यानी इस सीमा बिंदु, इस बिंदु के प्रत्येक प्रतिवेश में जितना मर्जी छोटा बोलो, इसमें इस अनुक्रम के अनंत पद होंगे। अब बाहर अनंत पद भी हो सकते हैं और फाइनाइट टर्म्स भी हो सकती है। अगर बाहर भी इनफाइनाइट टर्म्स है तो आप कहोगे कि अभी भी जो ये सीक्वेंस जो बची है, बची हुई सीक्वेंस, उसे मैं सब सीक्वेंस का नाम दे रहा हूं। जो बची हुई सीक्वेंस रह गई है वो अभी भी बाउंडेड है, तो उसका कम से कम एक और सीमा बिंदु होना चाहिए बोल्जानो-वीर्स्ट्रास के अनुसार। बट इसका तो एक ही सीमा बिंदु है, इसका मतलब बाहर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रह गई। बाहर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म रह गई, मान लो वो कौन सी रह गई है? m1। ये m1 आप बोलो, चाहे 1, चाहे 5, चाहे 50, चाहे करोड़। m1 मुझे नहीं पता क्या है। वो जो टर्म रह गई है am1, am2, बाहर तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म रह गई है। अब मैंने बोला ये m1, m2, mn में आप सबसे बड़ा संख्या बता दो। आपने कहा 1 करोड़। इसका मतलब है 1 करोड़वीं टर्म सबसे बाद वाली टर्म ऐसी है जो बाहर है, यानी उसके बाद की सारी टर्म इसके अंदर आ गई। और उसके बाद की अगर सारी टर्म इसके अंदर आ गई, एक टाइम के बाद की सारी टर्म अगर इस प्रतिवेश में आ जाए तो क्या हो जाता है? सीमा हो जाता है। और सीमा अगर L हो गई यानी सीक्वेंस उसी नंबर को अभिसरित है, यानी कन्वर्ज कर रही है, तो अभिसारी हो जाएगी। और अगर एक से ज्यादा सीमा बिंदु है, एक से ज्यादा सीमा बिंदु कब होगा? अगर परिबद्ध भी है और एक से ज्यादा सीमा बिंदु, मतलब परिमित। देखो अपरिमित तो है ही नहीं, कन्वर्ज कर नहीं रही, क्योंकि एक से ज्यादा सीमा बिंदु है। एक से ज्यादा सीमा बिंदु है, इसका मतलब उन दो बिंदुओं के प्रतिवेश में सीक्वेंस अनंत बार आएगी। और वो कैसे स्थिति में होगा? परिमित दोलायमान यानी ऑसिलेट फाइनाइटली के केस में होगा। अगर सीक्वेंस अपरिबद्ध है, सीक्वेंस अपरिबद्ध है
तो अपरिबद्ध अलग अलग तरीके से हो सकती है, या तो सिर्फ बाउंडेड अबव होगी और अनबाउंडेड बिलो होगी, या तो अनबाउंडेड अबव होगी यानी ऊपरी अपरिबद्ध, या सिर्फ निम्न अपरिबद्ध, या दोनों तरफ से अपरिबद्ध। जो अनबाउंडेड है, जो बाउंडेड नहीं है, वो कम से कम एक जगह से तो अपरिबद्ध है। तो इसे मैं फिर फर्दर 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर रहा हूं। इस ए को सॉल्व करूंगा। ए क्या है? अरे अपरिबद्ध को अगले पेज में लिख देता हूं, क्योंकि मुझे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, उनको फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, वो आएगा नहीं। यहां पर समझ रहे हो ना मेरी बात? अपरिबद्ध अपरिबद्ध है तो दिमाग में 3 बातें होनी चाहिए। अपरिबद्ध अच्छा, अनबाउंडेड अबव यानी ऊपरी अपरिबद्ध तथा निम्न परिबद्ध। ऊपरी अपरिबद्ध, निम्न परिबद्ध। अरे आपके दिमाग में अगर कोई अपरिबद्ध बोल रहा है तो आपके दिमाग में यही तो बातें हैं, या तो ऊपरी अपरिबद्ध होगा, या निम्न अपरिबद्ध होगा, या दोनों तरफ से अपरिबद्ध होगा। निम्न अपरिबद्ध तथा ऊपरी परिबद्ध। ऊपरी तथा निम्न अपरिबद्ध। ऊपरी तथा निम्न अपरिबद्ध। ओके, अगर या तो कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, निम्न परिबद्ध है या तो कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अरे जैसे 1 2 3 सो ऑन एन, या हो सकता है निम्न से परिबद्ध हो। निम्न परिबद्ध हो सकता है, या तो नो लिमिट पॉइंट, कोई सीमा बिंदु नहीं होगा, जिसका मैंने एग्जांपल दिया आपको 1 2 सो ऑन एन, या नीचे कोई सीमा बिंदु हो सकता है, जैसे कि याद है 1 1 2 1/2 3 1/3, चौथा यहां पर। अरे यहां पर चौथा पार्ट लिखा था कल। अरे यार क्या कर रहे हो ऐसा? ऊपरी अपरिबद्ध जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो उसमें क्या होगा, या तो कोई सीमा बिंदु नहीं होगा या सीमा बिंदु होगा। तो ये कब होगा? कोई सीमा बिंदु कब नहीं होगा? अगर कोई सीमा बिंदु नहीं है इसका मतलब क्या है? डाइवर्जेस टू इंफिनिटी। अगर इंफिनिटी को अपसरित है तो उसका कोई सीमा बिंदु नहीं होगा। अगर उसे सीमा बिंदु लाना है तो इसका मतलब इनफाइनाइट बार किसी बिंदु के आसपास घूमेगा, चाहे ऊपर से अपरिबद्ध है तो ऐसे चलता जाएगा, कुछ ऐसा। इस प्रतिवेश में अगर सीमा बिंदु लाना है, बार बार घूम के अनंत बार इसमें आना पड़ेगा, अनंत बार घूम के ऐसे आना पड़ेगा। और ये कौन सा केस है? अपरिमित दोलायमान। अपरिमित दोलायमान हैजल 1 लिमिट पॉइंट की जगह लिख दो सीमा बिंदु होगा। अब वो तो कैसे डिफाइन किया जाएगा वो तो उस पर डिपेंड है, क्या पता वो 2 बना दे सीमा बिंदु, कुछ ऐसा कर दे कि
वैसे तो आगे बढ़ रहा है, 2 के मल्टीपल में 1 कर दे, 3 के मल्टीपल में -1 कर दे, बाकियों में n कर दे, बाकियों में बढ़ाता जाए। वो उस पर निर्भर है। तो उसके पास तो अनंत बार आ गया। अनबाउंडेड बिलो सेम चीज है, कोई सीमा बिंदु नहीं, कोई सीमा बिंदु नहीं, सीमा बिंदु विद्यमान है, कोई सीमा बिंदु नहीं, सीमा बिंदु विद्यमान है। अब कोई बाउंडेड अनबाउंडेड बिलो है, नीचे से अपरिबद्ध है और कोई सीमा बिंदु भी नहीं है, यानी किसी बिंदु के प्रतिवेश में बार बार नहीं आ रहा, वो तभी हो सकता है अगर वो अनंत को अपसरित हो। अनंत को अपसरित हो, सॉरी, और ये अगर लिमिट पॉइंट हुआ तो ऊपर नीचे दोनों से अपरिबद्ध हो तो अपरिमित दोलायमान। तो अनुक्रम ऐसा ऐसा हो सकता है। पहली थ्योरम यहां पर लिखी है आपके, मतलब दूसरी, पहली तो बोल्ज़ैनो है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। अच्छा, थ्योरम स्टेटमेंट लिखो, एक स्टेटमेंट लिख चुके थे, प्रत्येक एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है। बाउंडेड कब होता है बताओ, बाउंडेड का मतलब क्या हुआ, दोनों का मतलब बता दो, बाउंडेड का भी और कन्वर्जेंट का भी। बाउंडेड का मतलब है सीक्वेंस की हर टर्म फिक्स 2 नंबरों के बीच में होगा, और कन्वर्ज करने का मतलब है कि एक टाइम के बाद सीक्वेंस की सारी टर्म नहीं, हाँ अभी कन्वर्जेंट का मतलब लिमिट निकलेगी, एक टाइम के बाद सीक्वेंस की सारी टर्म उस नंबर के छोटे से छोटे प्रतिवेश के बीच में आ जाएगी। अब इन्होंने कहा है जो कन्वर्जेंट होगी वो बाउंडेड होगी, यानी इस स्टेटमेंट का मतलब है जो कन्वर्जेंट है वो परिबद्ध है। ठीक है, मैं देख लेता हूं क्या क्यों ऐसा है, मगर एक चीज आप समझते हैं, P इंप्लाइज Q, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, यानी जो बाउंडेड नहीं है, जो अपरिबद्ध है, वो कन्वर्जेंट भी नहीं है। बट डाइवर्जेंट वो कैसी भी हो सकती है, सारी कैटेगरी तो डाइवर्जेंट में ही है। अरे ऑसिलेट या बिना ऑसिलेट वाली वो सारी तो डाइवर्जेंट की कैटेगरी है ना। मैं लिख सकता था कन्वर्जेंट नहीं, बट कन्वर्जेंट के बाहर सब कुछ डाइवर्जेंट ही है, लिखा है तो था मैंने। डाइवर्जेंट को 4 भागों में बांटा था, कौन कौन से, इन्फिनिटी को अपसरित, माइनस इन्फिनिटी को अपसरित, परिमित दोलायमान और अपरिमित दोलायमान। ये चारों की चारों कैटेगरी किसमें आई थी, डाइवर्जेंट में ही तो आई थी। तो कन्वर्जेंट है वो बाउंडेड होगा, P इंप्लाइज Q, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना। तो यानी जो कन्वर्जेंट होगा वो बाउंडेड है, जो बाउंडेड नहीं यानी वो कन्वर्जेंट भी नहीं, इस थ्योरम से पता लगा है। और जो बाउंडेड होगा उसका कन्वर्जेंट होना जरूरी नहीं है, किंतु विलोम सत्य नहीं है, किंतु विलोम सत्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अतः परिबद्ध अनुक्रम का अभिसारी होना आवश्यक नहीं है। यानी जो परिबद्ध है उसका अभिसारी होना आवश्यक नहीं। क्या ये परिबद्ध है, क्या ये परिबद्ध है स्टूडेंट्स,
सारी टर्म -1 और 1 के बीच में। क्या ये किसी नंबर को कन्वर्ट कर रही है? नहीं, ये तो दोलायमान है, परिमित दोलायमान। और वैसे भी आपने पढ़ा है कि बाउंडेड सिर्फ दो ही हो सकती है, कन्वर्जेंट या परिमित दोलायमान। अभी तो पढ़ा है, बाउंडेड के पास तो स्थिति ही दो है। अरे बाउंडेड हर बार कन्वर्जेंट कहां थी? अभी तो हमने पढ़ा था बाउंडेड को दो भागों में बांटा था। भाई कन्वर्जेंट, मैं तो ये कह रहा हूं जो कन्वर्जेंट है वो बाउंडेड है, मगर बाउंडेड है वो दो कन्वर्जेंट के अलावा भी हो सकती है, वो है क्या है? परिमित दोलायमान। और वही दिखाया मैंने एग्जाम्पल, इसलिए मैंने परिमित दोलायमान वाला ही ढूंढा। भाई मुझे फेल करना है, जब दो भागों में बंट रहा है तो ये भाग मैं आराम से लिख सकता हूं जो परिमित दोलायमान हो, क्योंकि जब मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि जो परिबद्ध होगा वो या तो अभिसारी है या परिमित दोलायमान है, और मैं कह रहा हूं इसका विलोम सत्य नहीं है, तो मुझे यही तो दिखाना है परिबद्ध है मगर कन्वर्जेंट नहीं, तो मतलब परिमित दोलायमान ही एक ऑप्शन है। कोई और संभावना थी भी नहीं। अरे संभावना ही दो थी, तो मैंने कन्वर्जेंट को छोड़ के दूसरी संभावना वाला एग्जाम्पल दे दिया। अब अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, माना सीक्वेंस xn L को अभिसरित है। अगर सीक्वेंस xn L को अभिसरित है, इसका मतलब क्या हुआ? m के बाद की सभी टर्म के लिए xn और L का अंतर तेरे दिए हुए एप्सिलन से कम करके दिखा सकते हैं हम। एग्जामिनर जो भी एप्सिलन दे दे, एक टाइम के बाद की प्रत्येक संख्या का L से अंतर उस एप्सिलन से कम करा जा सकता है अगर वास्तव में xn L को अभिसरित है। यही तो डेफिनेशन है लिमिट की। अरे अगर सीक्वेंस xn की लिमिट L है तो इसका मतलब क्या हुआ? सीक्वेंस xn L को अभिसरित है। आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ? मुझे बाउंडेड की तरफ जाना है। यानी m के बाद की सभी टर्म्स हमेशा इन दोनों नंबरों के बीच में है। m के बाद की सभी टर्म्स, ऐसा ही है ना? माना h बराबर मैक्सिमम ऑफ पहली टर्म, दूसरी टर्म, m माइनस टर्म, इनमें जो सबसे बड़ा है कॉमा L प्लस एप्सिलन, क्योंकि m और m के बाद की सभी टर्म तो इससे छोटी है ही। मान लो ये 10 होता, मान लो अगर ये सारे 10 से छोटे हैं तो ये 10 हो गया, तो पहली m-1 टर्म भी 10 से छोटी है और m के बाद तो वैसी 10 से छोटी है, तो h को मैंने वहां 10 मान लिया था। h क्या माना? पहली m-1 टर्म में जो सबसे बड़ा है वो, अगर वो L प्लस एप्सिलन से बड़ा आ गया तब तो वो है, अगर L प्लस एप्सिलन ही बड़ा है तब तो फिर वही है। अगर L प्लस एप्सिलन ही बड़ा है पहली m-1 टर्म में से भी, तो इसका मतलब क्या हुआ? सारी टर्म ही L प्लस एप्सिलन से कम हो गई। अरे m के बाद तो सारी टर्म L प्लस एप्सिलन से कम है ही, बट पहली m-1 टर्म में अगर कोई टर्म ऐसी हुई जो L प्लस एप्सिलन के बाहर चली गई तो वो मैंने उठा लिया h। सीक्वेंस में कोई टर्म ऐसे अनंत नहीं होती है। कहीं तुम सोच रहे हो सीक्वेंस ऐसे बना दो, सर मैं ऐसे बना दूं तो, ऐसा कभी होता है? सो ऑन करके छोड़ते हो बट अनंत थोड़ा ना लिखते हो। तो पहली m-1 टर्म लिख रहा हूं मैं, तो पहली m- टर्म कुछ लिखोगे करोड़, 50 करोड़, हजारों करोड़, कुछ भी लिख के करोगे वो लिख दो, मैं देख लूंगा L प्लस एप्सिलन से बड़ी है कि छोटी है, जो भी होगी वो आ गया मेरा h, जो सबसे बड़ा आ गया। और k बराबर मिनिमम ऑफ, भाई पहली m-1 टर्म में जो सबसे छोटी है, अगर वो L माइनस एप्सिलन से भी छोटा है तब तो वो उठा लिया, अगर L माइनस एप्सिलन उनसे छोटा है तो वो उठा लिया। देयरफॉर मैं कह सकता हूं नाउ दिस वन इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर।
तो सीक्वेंस की हर टर्म k और h के बीच में आ गई, और सीक्वेंस की हर टर्म अगर k और h के बीच में आ गई, एंड दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर एवरी नेचुरल नंबर, और अगर ये रिजल्ट प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए सत्य हो गया, तो यही तो सीक्वेंस की परिबद्ध होने के लिए कंडीशन है। तो इसका मतलब जो कन्वर्जेंट है वो परिबद्ध डेफिनेटली होगा, बट जो परिबद्ध है उसका कन्वर्जेंट होना आवश्यक नहीं है। उसके पास एक और स्थिति है, परिमित दोलायमान वाली। अगली थ्योरम कुछ दिख रही है मुझे। अगर सीक्वेंस एक्सन कन्वर्जेंट है तो लिमिट यूनिक होगी। प्रूव करना काफी आसान, मैं स्टेटमेंट तो लिख दूं और आप बोलोगे तो 2 लाइन में रफ प्रूफ दिखा दूंगा आपको, नहीं बोलोगे तो नहीं। अच्छा, एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू जो आप सोच रहे हो ना, जितनी छोटी सोच सकते हो वो है, जितनी छोटी आप सोच रहे हो। एप्सिलॉन हर पॉजिटिव रियल नंबर की जगह ले सकता है। वैसे जैसे हम कहते नहीं है h, जो h होता था लिमिट में, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल क्वांटिटी, बट ऐसा नहीं है कि एप्सिलॉन वही लेना जरूरी है, बट यहां पर तो क्या, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन कोई भी एक रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो स्टेटमेंट अगली स्टेटमेंट देखें क्या कह रही है। अगर सीक्वेंस एक्सन अभिसारी है तो लिमिट यूनिक होगी। यदि सीक्वेंस एक्सन, लिमिट तो यूनिक ही होती है, ये तो हमें पता ही है, implies if sequence action is convergent then limit is unique. If sequence action is convergent, अगर sequence action convergent है then limit is unique. माना नहीं, लिमिट यूनिक नहीं है। माना सीक्वेंस एक्सन एल को भी जा रहा है, एल डैश को भी जा रहा है। भाई अगर आप कह रहे हो कि माना सीक्वेंस एक्सन, उन्होंने कहा सीक्वेंस एक्सन की लिमिट यूनिक होगी, मैंने कहा नहीं, मान लिया सीक्वेंस एक्सन एक से ज्यादा लिमिट पर टेंड कर रहा है। अब अगर 2 अलग अलग नंबरों पे जा रहा है तो उसका भाई कोई तो अंतर होगा। जो भी इसका अंतर था मैंने उसको नाम दे दिया तुम्हारा वाला एप्सिलॉन। सो माना सीक्वेंस एक्सन एक से ज्यादा लिमिट पर टेंड कर रहा है, वैसे लिमिट यूनिक होता है, मैंने मान लिया, और अगर ये एक से ज्यादा नंबर है तो इनका कुछ ना कुछ अंतर होगा। ओके, अब देखिए, क्योंकि सीक्वेंस एक्सन एल को टेंड कर रहा है तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जितना मर्जी आप, ये यही वाला एप्सिलॉन उठाया है जो तूने ने यहां माना है ना एग्जामिनर, या वो स्टूडेंट जो एप्सिलॉन की वैल्यू पूछ रही थी या पूछ रहा था, उसने जो माना है ये वही एप्सिलॉन है जो मैंने अब उठा के यहां ले लिया है। ठीक है ना। चूंकि सीक्वेंस एक्सन एल को अभिसरित है तो प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, तो इसके द्वारा चुना गया एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए मुझे एक ऐसा नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा कि एक्सन और एल का अंतर तुम्हारे दिए हुए एप्सिलॉन छोड़ो उसके बटा 2, उसके बटा 100 से भी कम होगा, क्योंकि तो जितना मर्जी कम कर सकता हूं। मान लो आपने कहा सर मैंने तो एप्सिलॉन चुना था 1/100, भाई आपने एप्सिलॉन चुना, मान लिया 1/100, तो मैंने कहा मेरा ये एप्सिलॉन 1/200 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सन और एल का अंतर एक टाइम के बाद 1/200 से कम हो जाएगा ना। तो मैं वो ऐसा ना लिखकर ऐसा लिख रहा हूं। अरे अगर एक्सन एल को टेंड कर रहा है तो एक्सन और एल का अंतर किसी भी नंबर से कम कर सकते हैं। आपने कहा मेरा एप्सिलॉन 1/100 से कम है, मैंने कहा मैंने ये m1 ऐसा चुना है कि एक्सन और एल का अंतर 1/200 से कम कर रहा हूं, मैं किसी से भी कम कर दूं मैं तो, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। उसी प्रकार क्योंकि सीक्वेंस एक्सन एल डैश को भी टेंड कर रहा है, तो एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा, इस प्रकार विद्यमान होगा कि एक्सन
और L डैश का अंतर ओके। नाउ L माइनस L डैश, इन्होंने कहा है 500वीं टर्म के बाद xn और l का अंतर इससे कम होता है, 1000वीं टर्म के बाद xn और l डैश का अंतर इससे कम होता है। तो ये अगर 500 की बाद की हर टर्म के लिए सही है तो भाई 1000 के बाद की हर टर्म के लिए भी तो सही है। अगर n 500 से बड़े के हर बात के लिए ये स्टेटमेंट सही है और ये 1000वीं टर्म की हर बात 1000वीं टर्म के बाद हमेशा xn और l डैश का अंतर इससे कम है, तो 1000वीं टर्म के बाद ये भी सही है और ये भी सही है। अरे 500 के बाद हर टर्म के लिए अगर ये वैलिड है, जब भी n 500 से बड़ा होता है xn और l का अंतर इससे कम होता है, तो 500 से बड़ा 1000 भी तो है, तो n को अगर 1000 लूं तो भी तो सही है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला है, माना m1 और m2 का जो मैक्सिमम था, मुझे नहीं पता ये 500 है ये 1000 है ये 500 है ये 1000 है, इन दोनों में जो बड़ा है वो ले लिया m। तो m के बाद की सभी टर्म के लिए ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ये बोला m1 के बाद की हर टर्म के लिए ये स्टेटमेंट सही है, m2 के बाद की हर स्टेटमेंट के लिए। तो इन दोनों में अगर बड़े को मैं m बोल दूं तो m के बाद की हर टर्म के लिए ये दोनों सही है। अरे ये कह रहा है कि 500 के बाद कोई भी टर्म ले लो ये स्टेटमेंट सही है, ये कह रहा है 1000 के बाद कोई भी टर्म ले लो ये स्टेटमेंट सही है, तो 1000 के बाद ये स्टेटमेंट भी सही होगी ये स्टेटमेंट भी सही होगी। तो यही तो कहा है L माइनस L डैश एप्सिलॉन से कम हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यानी L माइनस L डैश एप्सिलॉन से कम हो जाएगा। विरोधाभास, एप्सिलॉन कब से एप्सिलॉन से कम हो गया? यानी जो मैं मान के चला हूं वहां गलत है कुछ बात, जो मैं मान के चला हूं उसमें गलती है, और मैं मान के क्या चला हूं कि सीक्वेंस xn, माना मैंने एक ही जगह सिर्फ कि सीक्वेंस xn की एक से ज्यादा सीमा है, बाकी तो मैंने कुछ माना ही नहीं। इति सिद्धम, लिमिट इज यूनिक, लिमिट तो अद्वितीय हो गई ना। तो अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी यूनिक लिमिट होगी। अगली थ्योरम देखते हैं कोई है तो। अच्छा, चौथे नंबर की थ्योरम, तो लिखें अनुक्रम को अभिसरित होने की, अनुक्रम को अभिसरित होने की अनुक्रम को अभिसरित होने की आवश्यक तथा पर्याप्त प्रतिबंध है कि, अनुक्रम को अभिसरित होने की आवश्यक तथा पर्याप्त प्रतिबंध है कि देखो अनुक्रम अगर अभिसरित हो गया यानी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, अभिसारी हो गया तो वैसे ही बाउंडेड है। पिछले वाले में बाउंडेड तो है ही, बाउंडेड है तो दो सिचुएशन है, बाउंडेड है तो दो सिचुएशन है, वो क्या है, एक यूनिक लिमिट पॉइंट, एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट। तो हम क्या बोलेंगे, अनुक्रम को अभिसरित होने के लिए द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सीक्वेंस टू बी कन्वर्जेंट, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सीक्वेंस टू बी कन्वर्जेंट इज दैट, अनुक्रम को अभिसरित होने के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त प्रतिबंध है कि वह
परिबद्ध हो तथा अद्वितीय सीमा बिंदु हो, कि वह परिबद्ध हो तथा अद्वितीय सीमा बिंदु हो। Necessary and sufficient condition for sequence to be convergent is that it is bounded and has unique limit point. Is that it is bounded and has unique limit point. Convergent है तो bounded तो है ही, convergent है तो limit point तो unique ही होता है, खत्म। एक साइड तो ट्रू हो गया। अरे भाई कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड है, कन्वर्जेंट है तो यूनिक लिमिट पॉइंट है, एक तरफ तो बात खत्म। दूसरी बात, एक सीक्वेंस है जो बाउंडेड है, एक सीक्वेंस है जो बाउंडेड है। अब बाउंडेड है तो दो स्थितियां हैं, या तो एक लिमिट पॉइंट या दो लिमिट पॉइंट, और अगर एक लिमिट पॉइंट होता है तो कन्वर्जेंट हो जाता है, दो लिमिट, एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट होता है तो परिमित दोलायमान, खत्म, प्रूफ। ओके, तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन मतलब इसके अलावा कोई चारा नहीं है, यही केवल और केवल वाली सिचुएशन है, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूं मैं। अगली फिर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आ रही है, फिर स्टेटमेंट अगली, स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चन आ सकता है, कोई लाइन लिख दे तो लिखें एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम, इसका मतलब क्या हुआ? अंग्रेजी नहीं पूछ रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या हुआ? एक दिष्ट वर्धमान का मतलब जो लगातार बढ़ती जा रही है। अब कोई लगातार बढ़ती जाएगी, या तो वो बढ़ते बढ़ते अनंत पे जाएगी, और अगर वो बढ़ते बढ़ते कहीं रुक गई तो यहां पर कन्वर्ज हो जाएगी। एक सीक्वेंस लगातार बढ़ रही है, मगर उन्होंने बोल दिया इसके आगे नहीं जा रही, तो इसके आगे जाके ना यहां पर आते आते ना वो क्लस्टर होनी शुरू हो जाएगी, इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि एक लगातार देखो सीक्वेंस ने कभी रुकना तो है नहीं, एक चीज कभी रुक नहीं रही मगर इसके आगे नहीं जा रही, यानी यहां पर इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। जैसे रामायण में आप युद्ध देखते थे ना, राम या लक्ष्मण कोई भी तीर चलाते थे लवकुश पर, तो लवकुश ऐसे खड़े होते थे, एक गोला बन जाता था, वो तीर ऐसे ऐसे आके रुक जाता था नहीं उस पे, तो वो नहीं, तो ये यहां पर एकदम बस इकट्ठा होना शुरू हो, क्योंकि रुकना है नहीं उसने, कभी खत्म भी नहीं होना है, और ये उसका अपर बाउंड है। मतलब यहां पर आके, मतलब अगर ये इसका अपर बाउंड है तो यहां पर जाके ये क्या हो जाएगी, जहां पर वो कन्वर्ज होगी वो उसका सुप्रीमम होगा, उच्चक होगा। तो लिखें या तो सारी बाउंडेशन तोड़ते हुए अनंत की तरफ डाइवर्स टू इन्फिनिटी हो जाएगी, अगर वर्धमान है तो पहुंचते पहुंचते या तो कहीं नहीं रुकेगी तो इन्फिनिटी पहुंच जाएगी, और अगर ऊपर बाउंडेशन आ गया तो इसका मतलब अपने सुप्रीमम पर कन्वर्ज कर जाएगी। क्या लिखा है? एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम, मैं हाशमान का लिखाऊंगा नहीं, ब्रैकेट में लिख देना या हाशमान, अपने ऐसे लिख देते हैं, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम ब्रैकेट में या हाशमान, एक दिष्ट वर्धमान ब्रैकेट में या हाशमान अनुक्रम, एक दिष्ट वर्धमान ब्रैकेट में या हाशमान, ब्रैकेट में या हाशमान अनुक्रम के अभिसरण के लिए, के अभिसरण के लिए, कि वो अभिसारी हो जाए वरना बढ़ते बढ़ते वो अनंत पे पहुंचेगी, के अभिसरण के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि, के अभिसरण के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि, क्या शर्त है? क्या शर्त है? एक अनुक्रम बढ़ रही है लगातार, अब उसे आपको अभिसारी करना है, कन्वर्ज कराना है, तो क्या शर्त है? ऊपर से पाबंदी कर दो भाई, इसके आगे नहीं जाएगी, क्योंकि वरना बढ़ते बढ़ते तो अनंत पहुंच जाएगी। ऊपर से वो बाउंडेड होना चाहिए, नीचे से चाहे कुछ भी, ऊपर से बाउंडेड ही होना चाहिए, ठीक है ना। शर्त है कि अनुक्रम परिबद्ध हो,
अब कोई कहेगा सर आपने तो कहा कि ऊपर से बाउंडेड होना चाहिए, नीचे से कैसे? भाई नीचे से कभी माइनस इन्फिनिटी से तो कोई शुरू होता भी नहीं है। आप तो पहली टर्म लिखोगे ना, पहली टर्म माइनस इन्फिनिटी थोड़ा लिख दोगे, और लगातार बढ़ रही है। पहली टर्म आपने चाहे माइनस करोड़ भी लिख दी, अगली टर्म तो बढ़ती ही जाएगी ना। तो नीचे से तो वो ऑब्वियसली बाउंडेड है। या तो वो बोल देगा अगर वो इंक्रीज हो रही है और बाउंडेड अबव दिख गई, काम हो गया, क्योंकि वो मान के चल रहा है कि नीचे से तो तुम्हें पता ही है कि बाउंडेड है। नहीं बोलेगा तो बाउंडेड भी बोल सकता है, बाउंडेड अबव भी बोल सकता है, कोई भी काम चल जाएगा। भाई कोई लगातार बढ़ रही है, उसको रोकना तो हमें ऊपर से है ना। जब अगर रोका नहीं तो वो इन्फिनिटी को अपसरित हो जाएगी। तो अगर अबव बाउंडेड अबव मिल गया तो वो कन्वर्ज हो जाएगी। तो क्या है, एक दिश वर्तमान अनुक्रम के अभिसरण के लिए अभिसरण के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि अनुक्रम परिबद्ध हो। अनुक्रम परिबद्ध हो, जबकि ये परिबद्ध होना जरूरी नहीं है, वो सीधा ऊपरी परिबद्ध भी लिख देता तो भी काम चल जाता। वो ऑब्वियसली परिबद्ध ही है। ऊपरी परिबद्ध बोलने का मतलब परिबद्ध है, ऊपरी, अच्छा, परिबद्ध हो तथा लिमिट xn इज इक्वल टू सूप xn। ओके, हाँ हाँ, सुप्रीमम सूप xn